तो दोस्तों, ये साल 2023 की बात है, जब ईरान को पहली बार एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का पूरा सदस्य बनाया गया था। किसी ने तब ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कुछ ही सालों में हालात इतनी तेजी से पलट सकते हैं, क्योंकि 2025 में जो बड़ा टकराव हुआ उसने जैसे ईरान की सोच ही बदल दी। अब ईरान ने पश्चिमी देशों से खुद को दूर कर लिया है और पूरी तरह से एशिया के देशों के साथ कदम से कदम मिलाने का फैसला कर लिया है। क्यों? क्योंकि उसके सामने अब एक ही रास्ता है, पश्चिमी दबावों और पाबंदियों से खुद को बचाने के लिए। इसलिए इस बार जब वो एससीओ की बैठक में पहुंचा तो न तो वो सिर्फ तस्वीरों के लिए आया था और न ही किसी औपचारिक दिखावे के लिए। उसके पीछे थी एक बड़ी रणनीति। उसका मकसद था इस मंच पर अपनी पकड़ बनाना, अपनी मौजूदगी को मजबूत करना। बाहर से तो माहौल दोस्ताना लग रहा था, मुस्कानें, गर्मजोशी और सकारात्मक बातें, लेकिन भीतर ही भीतर हर मुलाकात एक चाल थी। हर बात के पीछे छुपा था कोई इशारा। ये बैठक असल में एक रणनीतिक जंग का मैदान बन चुकी थी। ईरान ने बड़ी सफाई से अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वह उन देशों के बीच जगह बना रहा था जिनके साथ मिलकर वो पश्चिमी दबाव से निकलना चाहता था। और इसी वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस कहानी में सामने आते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब सबकी नजरें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चालों पर टिकी। बैठक चल रही थी, लेकिन इसके ठीक साथ साथ एक और सियासी हलचल शुरू हो चुकी थी। नाटो के मुखिया ने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आपने रूस से व्यापार जारी रखा तो फिर 100% टैक्स और सेकेंडरी सज्जा की मार झेलने के लिए तैयार रहिए। अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब पूरी ताकत से चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग का कोई हल निकले। जो देश रूस के साथ खड़े होंगे उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। यानी अब ब्रिक्स देशों पर खुला दबाव बन चुका है। और ठीक इसी दौरान एससीओ के मंच से शी जिनपिंग का पूरा प्लान भी सामने आने लगा, जिसने इस मंच पर पूरा खेल ही बदल दिया। चलिए अब जरा गहराई में जाकर अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार क्या था वो प्लान, और क्या इस बैठक के बाद भारत चीन के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। इसके अलावा भी कई जरूरी बातें हैं, वो सब कुछ समझेंगे इस पूरी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अब देखो दोस्तों, मीटिंग में शी जिनपिंग ने एक बड़ी बात बोली। कहा, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अब टाइम आ गया है कि हम सब मिलकर इन बदलते हालात का सामना करें। मतलब साफ था, अब जो होने वाला है उसमें अकेले कोई टिक नहीं पाएगा, सबको साथ आना पड़ेगा। फिर जिनपिंग ने एक और चाल चली। 2025 को एससीओ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईयर घोषित करने का प्रस्ताव रख दिया और बाकी मेंबर्स से बोला कि अब हमें एक दूसरे को विकास, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में सीरियसली सपोर्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। चीन ने फिर से अपना पुराना एजेंडा दोहराया, बेल्ट एंड रोड इंटरवेंस वाला। खुलकर कहा इसे और बड़ा किया जाएगा। साथ में टेक्नोलॉजी को लेकर सब देशों को साथ लाने की बात भी दोबारा छेड़ दी। अब ध्यान से देखिए, जो तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं ना, वो सिर्फ डिप्लोमेटिक फोटो नहीं है, ये पूरी कहानी बोलती है। एक फोटो में जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री, दूसरी में रूस के लावरोव के साथ उनकी जबरदस्त बॉन्डिंग। हर तस्वीर में एक बात साफ झलक रही है, खुलापन, अपनापन और भरोसे की हवा। 14 और 15 जुलाई 2025 को जयशंकर बीजिंग पहुंचे। वहां उन्होंने एससीओ के टॉप लीडर्स से मुलाकात की। भारत की तरफ से उन्होंने खुला समर्थन दिया एससीओ की लीडरशिप को और साफ कहा, चीन भारत के रिश्ते अब एक पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। इस दौरान जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी बात की। मौका खास था, भारत चीन के रिश्तों को 75 साल पूरे हुए। लेकिन असली बात यह थी, सीमा विवाद को लेकर दोनों ने फिर से बात की और इस बार टारगेट है लंबा टिकाऊ समाधान निकालना। अब अगर बात करें इस एससीओ बैठक की सबसे अहम बात की, तो वो थी शी जिनपिंग का बड़ा बयान। बैठक से पहले उन्होंने हर देश के विदेश मंत्रियों से व्यक्तिगत मुलाकात की और फिर जब बोले तो दुनिया के बदलते चेहरे को लेकर सीधा इशारा कर दिया। कहते हैं अब जो समय है वो वैसा नहीं रहा जैसा 24 साल पहले था जब ये संगठन बना था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इसीलिए जरूरत है कि एससीओ को एक नई दिशा दी जाए, इसे और मजबूत किया जाए और सभी सदस्य देश मिलकर आगे बढ़ें। लेकिन दोस्तों, जिनपिंग की बात सिर्फ शब्दों की नहीं थी, वो अपनी रणनीति भी साथ लाए थे। उन्होंने 3 बड़ी चीजों को बार बार दोहराया। पहली GDI यानी ग्लोबल डेवलपमेंट इंटिव, दूसरी GSI यानी सी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और तीसरी BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब BRI के बारे में तो लोग पहले से जानते हैं, लेकिन असली खेल GSI में है। दरअसल GSI एक तरह से चीन का खुद का सिक्योरिटी नेटवर्क प्लान है। जैसे नाटो है, वैसे ही एक मॉडल बनाना चाहता है चीन। नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, पर मकसद है दबावों से निपटने वाला ग्रुप बनाना। GDI भी विकास से जुड़ा प्रोजेक्ट है।
लेकिन सोच वही BRI वाली है। नाम विकास का, मकसद नेटवर्क और पकड़ का। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर चीन ये GSI बना भी लेता है तो क्या बाकी देश इस पर भरोसा करेंगे? क्योंकि जिनके साथ चीन को रोज टकराव होता है वो उसी के पड़ोसी देश हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या चीन जैसा देश कोई नया नाटो खड़ा कर पाएगा? लेकिन इतना तो साफ हो गया कि चीन और उसके कुछ साथी देश अब एक ऐसा ब्लॉक खड़ा करना चाहते हैं जो अमेरिका की आर्थिक सजाओं, पाबंदियों और दबावों से बचाव कर सके। और इसमें सिर्फ चीन ही नहीं, ईरान भी आगे बढ़कर यही चाहता है। अब स्क्रीन पर आप जो ट्वीट देख रहे हो वो ईरान के विदेश मंत्री का है। उन्होंने खुले तौर पर कहा, SSCO को सिर्फ मीटिंग और बातचीत तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसा एक्टिव संगठन बनना होगा जो प्रतिबंधों और खतरे की स्थिति में जवाब दे सके। ये बात ऐसे ही नहीं आई। ईरान को अपने भविष्य की चिंता है। उसे पता है इजराइल के साथ उसका मामला अधूरा है। शांति दिख रही है लेकिन गारंटी कोई नहीं है। और दोनों तरफ से जो तेवर और बयान आते हैं वो ये दिखाते हैं कि ईरान एक तरह की जंग के साए में जी रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि रूस और चीन हर समय उसके साथ खड़े रहें। रूस अभी शांति की बात करता है, लेकिन चीन ने तो कई बार साफ किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान के साथ खुलकर खड़ा होगा। और यही वजह है कि इस बार की SSCO मीटिंग से ईरान को काफी उम्मीदें हैं। अब जरा बात करते हैं भारत की। तो कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार भारत यहाँ क्यों आया? कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि इस मीटिंग से भारत को दूर रहना चाहिए था। आखिरकार पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी उसी टेबल पर बैठा था और हाल ही में जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद तो ये सवाल और भी बड़ा बन जाता है। लेकिन भारत का ये फैसला किसी गुस्से या भावनात्मक झटके में नहीं लिया गया। ये फैसला लिया गया सोच समझकर, कूटनीति के उस नियम पर जो बार बार वक्त के साथ सच साबित हुआ है। हर दरवाजा हमेशा बंद नहीं किया जाता, क्योंकि जब तक कोई रास्ता खुला है तब तक हालात को मोड़ने की गुंजाइश भी बनी रहती है। अब जरा नजर डालिए उन मुल्कों पर जिनका रवैया बिल्कुल उल्टा रहा। पाकिस्तान, जिसने भारत से सारे संपर्क काट लिए, अब वो धीरे धीरे दुनिया से ही कटता जा रहा है। मालदीव, जिसने शुरू में तीखी बातें कहीं लेकिन बाद में खुद ही वापस आकर रिश्ते सुधारने की कोशिश की। और अब भारत का रुख देखिए। जब अफगानिस्तान में तालिबान आया तब ज्यादातर देश पीछे हट गए थे, पर भारत ने बातचीत का रास्ता खुला रखा और आज उसका असर ये है कि भारत वहां अपनी बात को मजबूती से लागू कर पा रहा है। अब एक और बड़ा बदलाव, जुलाई 2024 में बेलारूस को SSCO में शामिल किया गया। सिर्फ एक सदस्य नहीं जुड़ा, बल्कि ये इशारा था कि अब SSCO मध्य एशिया से आगे बढ़कर यूरोप तक फैल रहा है। बेलारूस की एंट्री का एक और मतलब भी है। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला रास्ता अब पहले से ज्यादा ठोस और मजबूत हो चुका है और इससे चीन की बेल्ट एंड रोड इंटिफ को यूरोप से सीधी कड़ी भी मिल गई। सबसे अहम बात यह है कि SSCO अब ऐसा मंच बन गया है जो पश्चिमी देशों की सजाओं या पाबंदियों के सामने एकजुटता दिखा सकता है और पहले से कई गुना ताकतवर बन चुका है। इसी बीच एक और नाम सबका ध्यान खींचने लगा, तुर्की। अब सोचिए, नाटो जैसा संगठन जो अमेरिका की अगुवाई में चलता है, उसका हिस्सा होते हुए भी तुर्की अब SSCO में शामिल होने की इच्छा जता रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने साफ कह दिया, नाटो और SSCO के रिश्तों में कोई टकराव नहीं है। इसका मतलब सीधा है, तुर्की अब पश्चिमी ताकतों से थक चुका है और उसका झुकाव अब धीरे धीरे पूर्व की ओर हो रहा है। इसी सोच का एक और संकेत तब मिला जब तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की भी इच्छा जताई। मतलब साफ है, तुर्की अब अपने लिए एक बहुध्रुवीय विदेश नीति तैयार कर रहा है, जहां वो सिर्फ एक खेमे पर टिके नहीं रहना चाहता। खैर, अब जरा बात करते हैं भारत और चीन की। जुलाई 2025 जब भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर चीन की यात्रा पर गए तो इसे सिर्फ एक मुलाकात नहीं माना गया, बल्कि ये वो मौका था जहां दोनों देशों ने नई शुरुआत के संकेत दिए। इस मीटिंग में सीमा विवाद के स्थायी समाधान पर सीधी बात हुई, जो कि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक भारत चीन के बीच 23 राउंड की बातचीत हो चुकी है और ये मुलाकात उनमें से एक क्लियर ब्रेक थ्रू की तरह देखी जा रही है। इसी के साथ एक और अच्छी खबर आई, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली का ऐलान, जो रिश्तों में विश्वास की एक बड़ी मिसाल है। और SSCO के इसी मंच पर भारत चीन के बीच साझेदारी बढ़ाने की कोशिशें भी धीरे धीरे नजर आने लगी हैं। अब सबकी निगाहें टिकी हैं इस साल के सबसे बड़े SSCO सम्मेलन पर। 21 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच चीन के तियानजन शहर में ये ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। कहा जा रहा है कि ये SSCO के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन बनने वाला है, जहां 20 से ज्यादा देशों के नेता हिस्सा लेंगे। इस बार की थीम होगी शंघाई भावना को बनाए रखना और SSCO को आगे बढ़ाना। सबसे खास बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे और इस बीच ईरान पर भी सबकी नजरें होंगी।
क्योंकि ये सम्मेलन सिर्फ एक औपचारिक मिल बैठक नहीं बल्कि वो रणनीतिक मंच बनने जा रहा है जहां एशिया की नई ताकत और दिशा तय की जाएगी। बाकी दोस्तों, आप लोगों का इस पूरी खबर पर क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिए।